A very good afternoon to all of you. गुड आज आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। आज मेजरमेंट इवैल्यूएशन एंड स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन की क्लास में काजल हम सभी के सामने अपना प्रेजेंटेशन देंगी। काजल, आप रेडी हो बेटा? यस मैम। ओके, आप प्रोसीड कर सकते हो। थैंक यू। स्क्रीन शो हो रही है? हाँ काजल, क्लियरली विजिबल है, आप स्टार्ट करो। गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून क्लास। गुड आफ्टरनून मैम। डॉक्टर प्रियंका मौर्य मैम के निर्देशन में एमएड सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर मेजरमेंट इवैल्यूएशन एंड स्टैटिक्स इन एजुकेशन के अंतर्गत आज हम एनपीसी की एप्लीकेशन पर बात करेंगे। इस पे बात करने से पहले हम एनपीसी की पृष्ठभूमि, परिचय और परिभाषा, साथ ही सामान्य संभावना वक्र को अन्य किन नामों से जाना जाता है, इस पर चर्चा करेंगे। तत्पश्चात हम सामान्य संभावना वक्र के अनुप्रयोगों पर बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं सामान्य संभावना वक्र की पृष्ठभूमि। 19वीं शताब्दी में जुए के खेल में जीतने की संभावना का गणितज्ञों द्वारा गहराई से अध्ययन किया जाना। इसमें ये था कि जब एक टाइम था जब लोग उस टाइम पे इस तरह का खेल खेलते थे, जुआ टाइप का, और उसमें ये होता था कि चांस, या कह सकते हैं कि लोग अपने लक पर डिपेंड रहते थे। तो लगभग 19वीं शताब्दी में जब लोगों का इंटरेस्ट इस तरह के खेलों में देखा गया, तो उसमें क्या था कि वह उसमें जीतना चाहते थे। इसलिए उन्होंने गणितज्ञों की सहायता मांगी, और उन गणितज्ञों ने इन जो चांस वाला फैक्टर है उसको स्टडी करना शुरू किया। जब उन्होंने इस पर गहराई से अध्ययन किया तो उन्होंने कहा कि हम इस प्रोबेबिलिटी या चांस को या उससे जो प्राप्त वैल्यू है उसको किसी ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं, तब हमें एक कर्व मिलता है, और वो जो कर्व उनको मिला वो बेल शेप का था। तभी से एनपीसी की शुरुआत मानी जाती है। अब हम सामान्य संभावना वक्र का संक्षिप्त परिचय देखेंगे। 1933 ईस्वी में डी मोइवर ने सर्वप्रथम सामान्य वक्र के समीकरण का विकास किया था। तो सर्वप्रथम डी मोइवर थे, इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को 1933 में इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद गॉस और लॉपलेस ने वक्र के प्रत्यय और संभाविता के प्रत्यय को और अधिक विकसित किया। इसके बाद जो गॉस और लॉपलेस थे, इन्होंने इस पर डिटेल से रिसर्च किया, और इस कर्व से रिलेटेड जितनी भी एप्लीकेशन थी उस कॉन्सेप्ट को डेवलप करने का कार्य इन लोगों ने, गॉस और लॉपलेस ने किया। इसके बाद हम कहते हैं कि इस वक्र के मध्य में आंकड़ों की आवृत्ति सबसे अधिक होती है और वितरण के दोनों सिरों पर आंकड़े कम होते हैं। तो ये जो कर्व होता है ये एक सिंपल लॉ फॉलो करता है, और इसमें जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल का मीनिंग होता है एवरेज। तो ये कर्व भी ये कहता है कि जो वैल्यू एवरेज या मीन पर होगी वो सबसे ज्यादा होगी, मतलब कि एवरेज स्कोर सबसे ज्यादा होगा, और जो हाई स्कोर है और जो एक्सट्रीमली लो स्कोर है वो हमारे पास कम होंगे। तो अगर हम शॉर्ट में कहें तो सांख्यिकी पूरी एक नियम पर आधारित होती है, और इस नियम में ये कहते हैं कि एक बड़ी जनसंख्या पे अगर हमें किसी किसी गुण के वितरण को देखते हैं, तो हम कहते हैं कि उस बड़ी जनसंख्या में गुण का वितरण कैसे हो रहा है, ये हम इसके माध्यम से देखते हैं। अगर हम कानपुर शहर के में लोगों की लंबाई के वितरण का अध्ययन करना चाहते हैं, तो हम ये देखेंगे कि जो सबसे कम हाइट के हैं, मान लेते हैं कि 4 फीट सबसे कम हाइट है और सबसे अधिक 7 फीट के लोग हैं। तो अगर हम किसी जनसंख्या पर इसका अध्ययन करते हैं तो हम देखेंगे कि जो सबसे कम हाइट वाले हैं वो हम 4 फीट वाले वो हमें सबसे कम मिलेंगे, और जो एवरेज हाइट के लोग होते हैं जैसे 5 फीट हो गया, 6 हो गया, 6.5 हो गया, तो इस तरह के लोग हमें ज्यादा मिलेंगे। तो अगर हम इस वितरण को एक ग्राफ पे अलॉट करते हैं तो हम देखेंगे कि एवरेज वाले लोग अधिक आते हैं, जो कि बीच में आएंगे। तो इस तरह से जो हमें कर्व प्राप्त होता है उसे हम एनपीसी कहते हैं, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। सामान्य संभावना वक्र के अन्य नाम।
इसको घंटाकार वक्र के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब हम इसको एक ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं तो जो हमें कर्व मिलता है वो एक बेल शेप में होता है, इसीलिए इसे बेल शेप्ड कर्व भी कहा जाता है। साथ ही इसे संभावना वक्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी या चांस की बात हो रही होती है, इसीलिए इसे प्रोबेबिलिटी कर्व या संभावना वक्र कहते हैं। सामान्य वक्र, नॉर्मल को जैसे कि हमने अभी आगे देखा कि नॉर्मल की मीनिंग एवरेज से यहाँ लगाई जाती है, तो क्योंकि ये एवरेज को शो करता है इसलिए इसे सामान्य वक्र कहते हैं। और इसे गॉसियन वक्र के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि गॉस ने इस कर्व पे बहुत ज्यादा वर्क किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पे इसे गॉसियन कर्व कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इसे डी मोइवर वक्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट था वो सबसे पहले इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए इनके नाम पर इसे डी मोइवर कर्व भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं सामान्य संभावना वक्र की परिभाषा की। जेपी गिलफोर्ड के अनुसार सामान्य संभावना वक्र एक समरूप वक्र है जो मध्य में सबसे अधिक ऊंचा होता है और क्रमशः दोनों किनारों की ओर घटता जाता है, पर आधार से नहीं मिलता है। ये वक्र एक गणितीय सैद्धांतिक काल्पनिक अवधारणा है। यह प्रकृति में नहीं होता और ना ही जैविक अथवा मनोवैज्ञानिक वक्र है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि सामान्य संभावना वक्र एक सैद्धांतिक, आदर्श और गणितीय वक्र होता है, और इसके जो प्राप्तांक है वो मध्यमान के दोनों ओर समान रूप से वितरित होते हैं। और इसमें जो प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, प्रोबेबिलिटी एक घटना के घटित होने के पूर्वानुमान है, मतलब इसमें एक समूह में एक घटना कितनी बार घटित हुई है या नहीं हुई है उसकी संख्या प्रोबेबिलिटी पर निर्भर करती है। जैसे एक कॉइन को उछालने पर हेड या टेल आने की जो संभावना होती है वो प्रोबेबिलिटी पर ही निश्चित होती है कि वो कितनी बार घटित हो रही है घटना या नहीं हो रही है। अब हम बात करते हैं सामान्य संभावना वक्र के अनुप्रयोगों की। तो एनपीसी में जब हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे रिसर्च के क्षेत्र हैं तो उसमें हमारा जो स्टैटिस्टिकल डेटा है तो उसे हम कंपेयर करते हैं। तो एनपीसी एप्लीकेशन को समझने से पहले कुछ बेसिक चीजें होती हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। उनमें से है जेड स्कोर और टेबल इंटरप्रिटेशन। तो पहले हम देखेंगे जेड स्कोर क्या है। जेड स्कोर को स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल स्कोर कहते हैं, क्योंकि जनरली जब हम रॉ स्कोर की बात करते हैं, जैसे किसी स्टूडेंट को इंग्लिश में 70 मार्क्स मिले हैं और मैथ में 40 मार्क्स मिले हैं, तो ये हमारे रॉ स्कोर हो गए। अब हम इसे आपस में कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इसका एक मेन रीजन ये है कि ये टेस्ट के जो हुआ है उसके ये अलग अलग टेस्ट के आधार पर मार्क्स मिले। तो अगर हमें इसे कंपेयर करना है तो हमें इसको एक स्टैंडर्ड तरीके से ही कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले हमें इस रॉ स्कोर को स्टैंडर्ड स्कोर में चेंज करना होगा। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला है z = x - m/σ। x हमारा रॉ स्कोर है, m मीन होता है और सिग्मा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे हमारा एक कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें मीन हमारा दिया गया है 49.5 और एचडी है 14.3, स्कोर दिया है 80। इसको हमें जेड स्कोर में चेंज करना है। तो हम इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यू पुट करेंगे। एक्स हमारा 80 है, एम दिया हुआ है 49.5 और सिग्मा हमारा 14.3। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस करने पे हमें 30.5 मिलेगा, और जब हम इसको 14.3 से डिवाइड करेंगे तो हमारी जेड वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी जो कि है 2.13। तो इस तरह से इस फॉर्मूले के थ्रू हम अपने रॉ स्कोर को जेड स्कोर में चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है टेबल इंटरप्रिटेशन। इसमें क्या होता है कि ये हमारी टेबल है, इसमें क्या है लेफ्ट साइड कॉर्नर में आप देख रहे हैं जेड वैल्यू दी गई है। तो ये जो जेड वैल्यू दी गई है 0.0, 0.1 से लेके 5.0 तक, तो ये हमारी दशमलव के एक संख्या बाद की वैल्यू है। और ऊपर जो दी हुई है वो है 0.00, 0.01, तो ये दशमलव के 2 अंक बाद की वैल्यू ऊपर दी गई है।
तो हमने जैसे अभी रॉ स्कोर को जेड स्कोर में चेंज किया तो हमारा आया 2.13। अगर हमें इसका टेबल से मान देखना है तो 2.1 हम अपना लेफ्ट कॉर्नर से देखेंगे, 2.1 मतलब दशमलव की एक संख्या के बाद की वैल्यू इधर से देखेंगे, और जो 3 है हमारा ये हम ऊपर वाले से देखेंगे। तो 2.13 की अगर हम मान इसमें देखेंगे तो हमारा आएगा 0.4834। तो इस तरह से हम अपना टेबल से किसी भी z वैल्यू का मान देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे सामान्य संभावना वक्र के अनुप्रयोगों की। इसमें पहली एप्लीकेशन हमारी है किसी वितरण में दिए गए प्राप्तांकों से अधिक या कम अंक पाने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करना। इसमें जब हमें अधिक या कम अंक पाने वाले व्यक्तियों की संख्या देखनी होती है तो हमें मेनली दो चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि यदि स्कोर दिया गया है और उसमें अधिक अंक देखने हैं तो हम उसमें 0.5 प्लस करेंगे, और अगर कम अंक कम के लिए कहा गया है कि कम अंक देखने हैं तो उसके लिए हम 0.5 माइनस करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास जैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो इसमें हमारा मीन है और एचडी दिया हुआ है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि पहले प्राप्तांकों को अधिक या कम अंक प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो पहले हम जेड स्कोर में चेंज करेंगे, फिर एनपीसी टेबल से उसकी वैल्यू देखेंगे कि मध्यमान और प्राप्तांकों के बीच प्राप्तांकों का प्रतिशत कितना है। उसके बाद हम सिग्मा मान से कम या अधिक की प्राप्तांकों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। इसको एक उदाहरण दिया हुआ है कि 600 छात्रों की एक विज्ञान परीक्षा में प्राप्तांकों का मध्यमान 50, मानक विचलन 12 है। इसके आधार पर हमें ये देखना है कि कितने छात्रों ने 36 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं और कितने छात्रों ने 45 से कम अंक प्राप्त किए हैं। आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम आ रही। पहले हम देखेंगे कि कितने छात्रों ने 36 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो इसमें जो हमारा उदाहरण दिया हुआ है इसमें हमें n मिल गया है, छात्रों की संख्या 600, मीन है हमारे पास 50 और मानक विचलन है 12। तो पहले हम क्या करेंगे कि क्योंकि हमें अधिक अंक प्राप्त कर ऐसा ये देखना है कि कितने छात्रों ने 36 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो इसमें हम पहला जैसे कि हमने बताया कि जब अधिक की बात होती है तो 0.5 को उसमें ऐड कर देते हैं। तो इसमें हम 36 की उच्च सीमा देखने के लिए उसमें 0.5 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 36.5। नेक्स्ट हमारा स्टेप है कि x का z स्कोर ज्ञात करना। तो हम z स्कोर का फॉर्मूला लगाएंगे, z इक्वल टू x माइनस m अपॉन सिग्मा। इसमें अपनी वैल्यू पुट करेंगे। x हमको मिल गया है 36.5, मीन और सिग्मा हमारे पास पहले से ही था। उसको फॉर्मूले में रखने के बाद जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो 36.5 माइनस 50 करेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस 13.5। इसको 12 से डिवाइड करने के बाद हमें मिलेगा माइनस 1.125 सिग्मा। हमारी z वैल्यू आ जाएगी माइनस 1.13 सिग्मा। इसके बाद हमारा क्या काम है कि हम 1.13 सिग्मा इसको z स्कोर को हम एनपीसी पर दर्शाएंगे और इसकी टेबल पे इसकी वैल्यू देखेंगे। तो 1.13 सिग्मा की जब हम टेबल पे वैल्यू देखेंगे 37.08। हाँ 37.08। तो मीन से हमारी 1.13 की वैल्यू आ गई 37.08। तो इसमें अब क्योंकि हमें अधिक की बात कर रहे हैं तो इसमें जो हमारा एनपीसी जो हमने ग्राफ बनाते हैं तो उसमें जो मीन होता है वो 0 पोजीशन पे होता है और टोटल एनपीसी जो हमारा होता है -3 सिग्मा से +3 सिग्मा तक वो हमारा हम 100% मानकर चलते हैं। तो हमें अगर मिड पॉइंट से +3 सिग्मा तक देखना है तो वो हमारा 50% होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे कि
37.08 में 50 को हम प्लस कर देंगे तो हमारा हमें प्राप्त हो जाएगा कि 87.08, मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि हम ये 100% मान के चलते हैं इसमें, तो हम कह सकते हैं कि 100 छात्रों में से 87.08% छात्र ऐसे हैं जिन्होंने 36 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। लेकिन हमें यहाँ पर ये देखना है कि हमें 600 छात्रों में से देखना है कि 600 छात्र में से ऐसे कितने छात्र हैं जिन्होंने 36 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, 87.08 अपॉन 100 इंटू 600। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 522.48। इसको राउंड फिगर में हम करेंगे 523। तो हम आंसर हमारा ये आएगा कि 600 में से 523 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने 36 से अधिक अंक प्राप्त करे हैं। ये हमारा हो गया पहली एप्लीकेशन का पहला पार्ट। और इसमें नेक्स्ट है हमारा 45 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करना। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। मैम इसमें जैसे बोला जाता है कि 50 से जब अबव होते हैं तो 1 प्लस किया जाता है, तो ये 50 से कम है तो क्या 523 होगा या 522 होगा? जब मतलब पॉइंट के बाद 50 होता है, 50 के अबव नंबर्स होते हैं। नहीं तो यहाँ पे 48 था ना, तो 8 के हिसाब से हमने इसको 523 किया है। अच्छा 522 होना चाहिए यहाँ पे वैसे। काजल बेटा, हम राउंड ऑफ एक ही बार करते हैं ना, आप 522 लिख सकते हो आप, जैसे कि ये अंजना सही कह रही है, 522 कर दो। 5 या उससे अब अगर पॉइंट के बाद होता है, डेसिमल के बाद, तो आप उसे 1 ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 45 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करने के लिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब हमें कम की बात करते हैं तो हम इसमें -0.5 करते हैं। तो 45 में जब हम -0.5 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 44.5। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारे स्कोर हैं इसको Z स्कोर में चेंज करेंगे। तो Z स्कोर का वही फॉर्मूला लगाएंगे, Z इक्वल टू x माइनस m अपॉन सिग्मा। इसमें हम अपनी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो x आया था वो है 44.5 माइनस 50 अपॉन 12। इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस करने पे हमारा आया -5.5 अपॉन 12। तो हमारी z वैल्यू जो आई है वो है 0.46 सिग्मा। अब हम ये देखेंगे कि एनपीसी की टेबल में मध्यमान से 0.46 सिग्मा के मध्य छात्रों का कितना प्रतिशत है। तो टेबल से हमें देखने पे जो संख्या प्राप्त हुई है वो है 17.72। 0.46 का हमारा है 17.72। तो इसमें हमें ये देखना है कि 45 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की प्रतिशत संख्या ज्ञात करनी। तो इसमें हम 50 में से जो हमारा वैल्यू आई है 17.72, इसको माइनस कर देंगे तो हमारा छात्रों की प्रतिशत संख्या ज्ञात हो जाएगी, वो आएगी 32.28%। अब जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं मीन से 0.46 की वैल्यू हमारी आई है 17.72, और जब हमने 50 से इसको माइनस किया तो हमारा आ गया 32.28। तो ये हमारा 100 छात्रों में आया है कि 100 स्टूडेंट्स में से 32.28 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने 45 से कम अंक प्राप्त किए हैं। अब हमें इसमें 600 स्टूडेंट्स में देखना है कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 45 से कम अंक प्राप्त किए हैं। तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे 32.28 अपॉन 100 इंटू 600। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 193.68। तो इसको जब हम राउंड ऑफ लेंगे तो हमारा आएगा 194 स्टूडेंट। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 600 छात्रों में से 194 छात्र ऐसे हैं
जिन्होंने 45 से कम अंक प्राप्त किए हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। समझ में आ गया मैम। नेक्स्ट है हमारा दो प्राप्तांकों के मध्य, ये हमारी सेकंड एप्लीकेशन है। इसमें दिया गया है कि दो प्राप्तांकों के मध्य अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करना। तो इसमें हमें ये ध्यान देना है कि जो हमारा स्मॉलर स्कोर है उसकी हमें लो लिमिट देखनी है और जो हायर स्कोर है उसकी हमें अपर लिमिट देखनी है। तो इसका जो एग्जाम्पल है इसमें ये कहा गया है कि एक शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण में 600 छात्रों के समूहों के प्राप्तांकों का मध्यमान 55 तथा मानक विचलन 10 है। तो इसमें हमें ये देखना है कि कितने छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि 60 और 80 के बीच में है। तो इसमें हमें कुल छात्रों की संख्या दी गई है 600, मीन हमारा दिया गया है 55, मानक विचलन 10 दिया गया है। और अब हमें इसमें ये देखना है प्राप्तांकों की निम्न और उच्च सीमा ज्ञात करनी है और उसके बाद हमें उनके मध्य छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है। पहले हम 60 की और 80 की 60 की निम्न सीमा और 80 की उच्च सीमा ज्ञात करेंगे और उसके बाद उसको Z स्कोर में चेंज करेंगे। तो 60 की निम्न सीमा ज्ञात करने के लिए हम उसमें -0.5 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 59.5। उसके बाद जब हम ये हमारा x मिल गया और जब हम इसको Z स्कोर में चेंज करेंगे हम फॉर्मूला लगाएंगे Z इक्वल टू x माइनस m अपॉन सिग्मा। तो इसमें जब हम वैल्यू रखेंगे 59.5 x है, m हमारा 55 है और सिग्मा हमारा 10 है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 4.5 अपॉन 10 और इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो z वैल्यू आएगी वो आएगी 0.45 सिग्मा। और इसको जब हम एनपीसी की टेबल में देखेंगे तो 0.45 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.1736 और प्रतिशत में हम कहेंगे 17.36%, 17.36%। ये हमारा 60 का हो गया जो कि हमारी लोअर स्कोर था, वो स्मॉलर स्कोर था। अब हम बात करेंगे प्राप्तांक 80 की उच्च सीमा की। तो जब हम उच्च सीमा की बात करते हैं तो हम उसमें 0.5 को प्लस करते हैं। जब हम 0.5 प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 80.5। उसके बाद हमें x मिल गया। इसके बाद हम उसको z स्कोर में चेंज करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे जो कि है z इक्वल टू x माइनस m अपॉन सिग्मा। फॉर्मूले में हम अपनी वैल्यू पुट करेंगे। x है हमारा 80.5 और माइनस में हम करेंगे मीन की वैल्यू दी गई 55 और hd हमारा है 10। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 80.5 माइनस में से जब हम 55 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 25.5। इसको जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 2.55 सिग्मा। तो हमारी प्राप्तांक 80 की जो z वैल्यू हमारी आएगी वो आएगी 2.55 सिग्मा। और इसकी जब हम टेबल से वैल्यू देखेंगे तो हमें मिलेगा 4946 मतलब 49.46%, 2.553। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है दोनों शैक्षिक उपलब्धि के z स्कोरों के मान को एनपीसी पे दर्शाना। तो पहला हमारा था 0.46, यहाँ पे 45 है, 0.46 हमारा था। तो उस हमें जो वैल्यू मिली थी वो था 17.36 और 2.55 का था 49.46। अब क्योंकि हमें दोनों के बीच की बात करनी है, जैसे क्वेश्चन में दिया गया है कि 60 और 80 के मध्य की छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसीलिए हम बड़ी वैल्यू में से जो छोटी वैल्यू है उसको माइनस कर देंगे। तो 49.46 से जब हम 17.36 को माइनस करेंगे तो हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी 32.10। और ये जो संख्या हमें ज्ञात हुई है 32.10, ये हमें 100 छात्रों की ज्ञात हुई है कि 100 छात्रों में से 32.10 छात्र ऐसे हैं
जिन्होंने 60 और 80 के मध्य जिनकी शैक्षिक उपलब्धि 60 और 80 के मध्य है। लेकिन अब हमें ये देखना है कि 600 छात्रों में से ऐसे कितने छात्र हैं जिनकी शैक्षिक उपलब्धि 60 और 80 के मध्य है। तो पहले हम 100 छात्रों में जो संख्या प्राप्त हुई है 32.10 वो लेंगे और उसको अपॉन 100 इंटू 600 रख के इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 192.60। इसको हम यहाँ पे ये टाइपिंग एरर है, यहाँ पर हम लिखेंगे 193। तो हम कह सकते हैं कि 600 छात्रों में से 193 छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि 60 और 80 के मध्य आएगी। ये हमारा इसमें आंसर मिल जाएगा हमें। यहाँ तक अगर किसी को कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं अभी। काजल, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया। आपका जो स्लाइड्स भी थी बहुत अच्छी थी, डायग्राम्स भी बहुत प्यारे बनाए थे आपने अपनी तरफ से अच्छे से समझाने की कोशिश की। अब किसी भी स्टूडेंट्स को अगर कोई क्वेरी है तो वो काजल से पूछ सकता है। मैम मुझे एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हाँ हाँ। मैम जो थर्ड टाइप था जिसमें हम बिटवीन निकाल रहे थे उस अच्छा। स्लाइड में, हाँ काजल, मैम आप वो निकाल स्लाइड सकते ओपन जी। मैम वो स्लाइड ओपन की काजल आप स्लाइड ओपन कीजिए। हाँ ठीक है, नीचे और जाइए, नीचे जाइए, नेक्स्ट स्लाइड। ये वाली इसके ऊपर वाली है। इसके ऊपर एक और स्लाइड है जी। ये जैसे आपने z का वैल्यू -0.45 सिग्मा लिखा हुआ है, लेकिन ये वैल्यू जब आपने ऊपर कैलकुलेट किया है तो ये प्लस में आ रही है, देखिएगा आप। तो ये देखिए यहाँ पे प्लस में आ रहा है, नीचे माइनस कैसे? नहीं नहीं, ये टाइपिंग एरर है, वैसे ये माइनस में नहीं है। अच्छा, ये प्लस में ही होगा। इधर भी आप देखें तो अपने ग्राफ में किया है तो प्लस के साइड ही किया है, ये टाइपिंग ओके ओके ओके। और किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी क्वेरी हो, आप सभी के पास एक मैं हमेशा कह रही हूँ ये रिवीजन एक तरीके से हो रहा है। एनपीसी आप लोग पढ़ चुके हो क्लास में, और प्रेजेंटेशन के थ्रू आप लोग को मौका मिला कि एक बार फिर से रिवीजन आपका हो जाए। किसी को भी कोई क्वेरी है इन एप्लीकेशंस में तो आप अपनी क्वेरीज को यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हो। मैम एक सवाल पूछना था मैम। हाँ पूछिए बिल्कुल वीरेंद्र, पूछिए बिल्कुल। जैसे हम किसी भी जो हमें दी होती है वैल्यू, तो हम उसकी उच्च सीमा या निम्न सीमा निकालते हैं, तो उच्च सीमा और निम्न सीमा निकालने की जरूरत क्यों पड़ी मैम? या फिर हम अच्छा जो 0.5 ऐड करते हैं तो क्यों ऐड करते हैं? अच्छा 0.5 ही क्यों ऐड करते हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। देखो स्टैटिस्टिक्स है, हम लोग ये जो पढ़े ये सब स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत पढ़े हैं, ठीक है। और हमारा जो डिसिप्लिन है वो एजुकेशन है, ठीक है। एजुकेशन में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, बिहेवियर को मेजर करते हैं, ठीक है। ये सब बिहेवियर है। हमारा जो स्ट्रीम है, जो हमारा डिसिप्लिन है वो बिहेवियरल साइंसेस के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसमें जो भी मार्क्स आते हैं या इंटेलिजेंस को आप मेजर करते हो, ये सब बेसिकली क्या है, ये सब जितने भी स्कोर्स आते हैं, ये आप ये नहीं कह सकते जैसे मैथमेटिकल साइंसेज है या फिजिकल साइंसेज है। अगर मैथमेटिकल साइंस में किसी वैल्यू का मान 4 है, ठीक है। अगर जैसे मान लो अगर साइंस में टेम्परेचर, साइंस में आप लोग बात करें टेम्परेचर को लेके चले, तो अगर तापमान क्या है आपका
24 डिग्री है तो वो एक्यूरेट है, 24 है, ठीक है। या 0 है तो 0, अगर आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिखा रहा हो, आपने मेजर किया तो 0 डिग्री दिखाएगा वो, ठीक है, वैसा ही रहेगा। जो माप है निर्धारित माप है, उसकी इधर उधर नहीं बात करते हैं। लेकिन बिहेवियरल साइंसेज में क्या, मान लीजिए आपने क्लास में इंटेलिजेंस टेस्ट को एडमिनिस्टर किया बच्चों पे, आईक्यू कैलकुलेट की, किसी बच्चे की आईक्यू बाई चांस क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक। अब ऐसा तो नहीं किसी भी इंसान की आईक्यू 0 है उसका मतलब उसके अंदर इंटेलिजेंस नाम की कोई चीज नहीं, ऐसा कह सकते हैं। जैसे मैथमेटिकल साइंस या फिजिकल साइंसेस जो है वो सब कैसी है, उनमें अगर कोई वैल्यू 0 आ रही है तो उसका मतलब सिंपली क्या है कि कुछ नहीं, वहां शून्य है। लेकिन अगर बिहेवियरल साइंसेस में किसी वैल्यू का मान 0 आता है तो हम उसे ये नहीं कहते, जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए मान के चलो कि आईक्यू का मान क्या है, 0 है, तुम ये नहीं कहेंगे कि उस पर्टिकुलर बंदे के अंदर आईक्यू नाम की चीज ही नहीं है, वो बिल्कुल शून्य है, ऐसा नहीं होगा ना। मेंटली रिटार्डेड जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो बहुत ही मंद बुद्धि की जो हम बात करते हैं, वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, ऐसे तो नहीं वो अपना काम नहीं करते हैं, उनको सिखाया जाता है, नहीं उसके द्वारा वो एक मिनिमम लेवल तक अपना काम कर सकते हैं, खाना खाना सीखते हैं, जैसे भी खाते हो, कपड़े पहनना सीखते हैं, अपने दिनचर्या के काम करना सीखते हैं। तो अगर उनकी आईक्यू 0 मान ली, आपने आईक्यू मेजर की, वो 0 आ गई, अगर ये बताओ अगर आईक्यू 0 है तो वो कैसे ये सब काम कर रहा है, नहीं कर सकता ना। तो बिहेवियरल साइंसेस में हम कोई भी चीज को एग्जैक्ट नहीं बता सकते, हमें थोड़ा सा एक रेंज लेके चलना होता है, ठीक है। जो हम लोग के बिहेवियरल साइंसेस में जो स्कोर्स होते हैं उनको हम एग्जैक्ट ना लेके एक रेंज में लेके चलते हैं। इसीलिए आप लोग ये आज बहुत अच्छा सवाल किया वीरेन ने, ये इसी लेके चलते हैं कि हम क्या करते हैं, एक मिनिमम एरर लेके चलते हैं साथ में कि थोड़ा सा डेविएशन हो सकता है। तो इसी वजह से हमें जब उच्च सीमा या निम्न सीमा की बात करते हैं तो उसमें 0.5 ऐड और 0.5 माइनस कर देते हैं, क्योंकि बिहेवियरल साइंस में जो वेरिएबल्स होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं, वो कोई भी छोटी वैल्यू ले सकते हैं, और साथ ही साथ बिहेवियरल साइंसेज में जो आपकी वैल्यूज आती हैं वो एग्जैक्ट नहीं होती, वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड होती हैं, ठीक है। प्रायिकता हो भी सकते नहीं उसपे। मैथमेटिक्स में क्या होता है, एकदम पक्का है, श्योरिटी बहुत होती है। लेकिन बिहेवियरल साइंसेज में हम जो बिहेवियर, चूंकि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जब आप लोगों ने व्यक्तित्व हम लोग पढ़ते, पर्सनैलिटी पढ़ते ना, तो जो ऑलपोर्ट की डेफिनेशन है आपने पढ़ा होगा, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, कि जो आपका व्यक्तित्व है वो गतिशील है। तो जो भी चीज अगर गतिशील है, गतिमान है, तो उसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू तो कभी हो नहीं सकती, वो पल पल क्या होगी, चेंज होगी, यानी वो वेरिएबल है, वो चेंज होता रहता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग अपने बिहेवियरल साइंसेज में जब हम लोग इस तरह की स्टडीज कंडक्ट करते हैं, स्टैटिस्टिक्स में आपको ये एमपीसी के एप्लीकेशन समझाई जा रही है, और हम लोग यहाँ पर बोलते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट पे मार्क्स कुछ दे दिए और हमने पूछा इसके और इसके बीच में कितने हैं, ठीक है। तो चूंकि ये कैसे है, ये एक वेरिएबल की तरह काम करते हो, ये पल पल चेंज होते रहता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हम रेंज ले सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इन लोग की क्या ना कह सकते हैं, एक रेंज के तहत हम मार्क्स लेते हैं कि हाँ इनकी रेंज है एग्जैक्ट। ऐसे आईक्यू भी नहीं कह सकते एग्जैक्ट आईक्यू 35 है, हो सकता है कि कोई और कोई और मेजर करेगा तो 36 आ जाएगी, कोई और करेगा तो 34 35, तो इसी के रेंज में फ्लक्चुएशन होते रहते हैं। तो इसीलिए हम लोग एक्यूरेसी के लिए +5, अगर उच्चतम सीमा है तो +0.5 प्लस करते हैं, और अगर निम्नतम सीमा है तो 0.5 माइनस करते हैं, ठीक है वीरेन। यस मैम, 0.5 ही ऐड करते हैं, उससे अधिक ऐड नहीं कर सकते, मतलब थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन देखते हैं बस। हाँ, मतलब एग्जैक्टली नहीं, देखो किसी भी चीज को हम एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, छोटी सी रेंज लेके चलते हैं कि 0.5, और अगर आपको उच्चतम देखिए तो 0.5 का फ्लक्चुएशन होगा तो थोड़ा सा होगा बहुत, ठीक है। जैसे अगर आपका, जैसे हम आईक्यू मेजर करें, ठीक है, अगर पुराने वाली इंटेलिजेंस की डेफिनेशंस को देखें तो उसके हिसाब से तो आईक्यू आपकी क्या है, इननेट है, कैपेसिटी है, वो कभी चेंज नहीं होती है, ठीक। और अभी जो इंटेलिजेंस की थ्योरीज आई है उनमें ये भी है कि इंटेलिजेंस को हम क्या कर सकते हैं, एक ऑप्टिमम लेवल तक इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। एक ऑप्टिमम लेवल तक एक ट्रेनिंग के तहत जितना ज्यादा हो सकता, जिस हद तक हो सकता है सुधार, उतना तो हो सकता है, पूरी तरीके से चेंज होती है। तो ये जो फ्लक्चुएशन, जो चेंजेस होते हैं, उनको ही एक तरीके से अकाउंट करने के लिए, उनको अपने ध्यान में रखने के लिए ही हम इतना थोड़ा सा क्या करते हैं, एक रेंज लेके चलते हैं 0.5 की, बेसिकली बिहेवियरल साइंसेस में। इसीलिए इस वजह से एमपीसी में उच्च सीमा या निम्न सीमा ज्ञात करते समय हम 0.5 ऐड करते हैं।
और किसी की कोई ठीक क्वेरी है, है? थैंक यू मैम। ओके। अच्छा, कल मैंने मीडियन टेस्ट कराया था, आज काजल का प्रेजेंटेशन हो गया। काजल ने बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट भी किया, स्लाइड्स भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर की, हिंदी टाइपिंग जो थी, जो न्यूमेरिकल्स के स्टेप्स है वो बिल्कुल एग्जैक्टली फॉलो किए काजल ने। तो काजल ने बहुत अच्छा आज प्रेजेंटेशन किया। अब चूंकि आप लोगों को काजल से रिलेटेड जो प्रेजेंटेशन किया उससे कोई क्वेरी नहीं, तो अब मैं आप लोग से क्वेरी कर रही हूँ। अगर मीडियन टेस्ट कल आपने जो पढ़ा था उसमें किसी को अभी कोई क्वेरी हो, क्योंकि क्लास को थोड़ा सा टाइम बाकी है, 5-10 मिनट, तो हम लोग उस पर बात कर सकते हैं। मैम जो काई टेस्ट है हाँ और हाँ, मीडियन टेस्ट दोनों एक ही है कि अलग अलग है? जैसे इसमें काई स्क्वायर अलग है, निकाला गया अलग है, है, अलग है। एक मीडियन टेस्ट को कह सकते हैं, काई एक फॉर्म है टेस्ट काई स्क्वायर है। का। दोनों डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट टेस्ट है। वो एक जो मीडियन टेस्ट है वो एक स्पेशल टाइप हो सकता है आपका काई स्क्वायर का। ठीक है। जी मैम मैम। मैम मान बीटनी जो टेस्ट जो है, हाँ, मैम ये नॉन पैरामीट्रिक है कि आप मैन विटनी यू टेस्ट नॉन पैरामीट्रिक के अंतर्गत आता है। आपके कोर्स में नॉन पैरामीट्रिक के अंतर्गत मीडियन टेस्ट है, काई स्क्वायर टेस्ट है और मैन विटनी यू टेस्ट है। तो कल हम लोगों ने मीडियन टेस्ट पे बात कर ली है, उसके न्यूमेरिकल को समझ लिया है, और नेक्स्ट क्लास में हम काई स्क्वायर या मैन विटनी टेस्ट पे बात करेंगे, फिर एक के बाद एक हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। लक्ष्मी, आप कुछ पूछना चाहते हो बेटा? यस मैम। हाँ लक्ष्मी, मैम बताओ। जैसे कल हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें दो ग्रुप के बीच में कंपैरिजन किया था मीडियन में। तो ठीक है, अगर बिल्कुल दो सही। से ज्यादा उसको किस तरीके दो से अगर ज्यादा होंगे तो थोड़ी सी आपकी जो प्रोसेस यही रहेगी, बस उसमें क्या होगा, उसमें भी हम कैरी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके कोर्स के हिसाब से। अभी टू टू वेरिएबल्स का या टू ग्रुप्स का ही सही रहेगा। अब ना जैसे होता है ना, एक लेवल पे हमें थोड़ी चीजें सीखनी चाहिए। तो अब आप लोग आगे फर्दर हायर एजुकेशन में जाओगे, एमएड से भी ज्यादा मतलब पीएचडी करोगे, तब आप लोग और हायर लेवल का पढ़ोगे। तो इसीलिए मैंने अभी एमएड में आपको केवल 2 सैंपल ग्रुप्स पर करवाया है। और चूंकि आपको पता है कि मीडियन टेस्ट 2 ग्रुप्स या 2 ग्रुप से ज्यादा पर भी अप्लाई होता है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ 2 पे कराया तो 2 पे ही होता है। 2 से ज्यादा ग्रुप भी जब होते हैं तब भी हम मीडियन टेस्ट को अप्लाई करते हैं, अगर हमें सेंट्रल टेंडेंसीज के आधार पर देखना हो कि कोई ग्रुप डिफर कर रहा है आपस में कि नहीं कर रहा है। ठीक है लक्ष्मी? यस मैम हाँ, ट्यूशन सेंड कर दीजिए मैम। और टेबल काई स्क्वायर की बुक है जो हमें, उसमें क्वेश्चन और टेबल नहीं है। ओके, तो मैं आज शाम तक तो भेज दूंगी। कल क्वेश्चन, मैंने आपसे कहा था लेकिन कल थोड़ा सा मैं बिजी थी। आज मैं भेज दूंगी, आज मैं पक्का भेज दूंगी। ठीक है। ओके। तो किसी को कोई क्वेरी नहीं है इस प्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग और मीडियम टेस्ट के रिगार्डिंग? तो अच्छी बात है, ये आपको सब समझ में आ रहा है। बेसिकली आपका स्टैटिस्टिक्स मजबूत तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। सिर्फ एक न्यूमेरिकल कर लेने से मतलब कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं हो सकता। तो आप सभी लोग अपनी अपनी बुक्स से किसी भी सोर्स से जहां से आपको अपने न्यूमेरिकल्स मिल सकते हैं, आप न्यूमेरिकल्स पे ट्राई करते रहो। कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है? तो आज की क्लास को हम इसी के साथ वाइंड अप करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे काई स्क्वायर टेस्ट की। थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू।